कर दिया मैंने। अगर सेल ख़त्म हो जाए तो ये आ जाए, मुझे फ़ोन कर देगा, मैं तुरंत आ जाऊँगी। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। आप सब लोगों ने प्रिपेयर किया है, 2 दिन का था टाइम, करा होगा। चलो क्वेश्चन लीजिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि आप ठीक ठाक कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो द गदर मूवमेंट, although the Gadar movement failed to achieve its objective. Although the Gadar movement failed to achieve its stated objective, it cannot be termed as failure. It cannot be termed as failure. Critically analyze. कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, critically analyze. Although the Gadar movement is failed to achieve its stated objective, it cannot be considered a failure. Critically comment. हालांकि गदर आंदोलन अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, किंतु फिर भी इसे विफल नहीं माना जा सकता। अब क्रिटिकल एनालिसिस को हिंदी में बोलेंगे आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? पढ़ा तो है ना? तो गदर आंदोलन पढ़ा है। गदर आंदोलन हालांकि अपने निर्धारित उद्देश्यों को अचीव करने में विफल रहा, लेकिन फिर भी इसे विफल नहीं कह सकते। सोचो कैसे? हिंट दूं क्या? नहीं, हिंट नहीं देते हैं, काम खराब हो जाएगा। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ 5-6 मिनट। ट्राई, थिंक ओवर इट, सोचो। निर्धारित उद्देश्य, देखो मैं हिंट देना शुरू कर दूंगी, करो। निर्धारित उद्देश्य क्या थे गदर आंदोलन के, गदर मूवमेंट के? ये तो ध्यान है ना? आज़ादी प्राप्त करनी है, लेकिन अचीव नहीं कर पाया, ठीक। बट उसे फेलियर नहीं कह सकते। इसका मतलब गदर आंदोलन की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है इतिहास में। और सिर्फ गदर मूवमेंट नहीं, क्रांतिकारी आंदोलनों का सच क्या इम्पोर्टेंस हमने पूरा पढ़ा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में।
क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है हिस्ट्री में इसका, कुछ कुछ ऐसा जाएगा। लेकिन वर्ड है क्रिटिकली कमेंट। अब तो इतनी ड्राफ्टिंग मैंने कर दी, अब तो लिख दो। क्रिटिक वही बात है, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट। क्या हो सकता है, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, सोचिए। नहीं भी आ रहा है तो सोचिए क्या हो सकता है। वही गदर मूवमेंट का इंपॉर्टेंस। हाँ, अभी एक बार करो, 1 मिनट और ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव लेके रख लो, फिर करो ट्राई, ऑफ कोर्स करो। लास्ट बेंच, बातें मत करो, लिखो लिखो, ट्राई करो। मुझे लगता है यूपीएससी की क्लास में सिर्फ अपनी एक हिस्ट्री की क्लास हो रही है जिसमें हम ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियसली लो, बहुत फायदा मिलेगा। पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बट उस वक्त अपने खुद के दिमाग पे और नॉलेज पे फेथ रखो, कोशिश करो, हो जाएगा। देखना आंसर आप लोगों में से ही पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। चलिए, किसी ने लिखा थोड़ा बहुत, किस किसने करा है, रेज योर हैंड। ओके माया, और आपने करा है, आपने करा है, और आपने नो पढ़ नहीं रही हो। पीछे से किसी ने, 4-5 लोगों ने करा है। आई थिंक आप लोग के लिए थोड़ा हैवी हो गया है, ये होना नहीं चाहिए। आपने लिखा क्यों? मेन सीखना है, यूपीएससी नहीं यूपीपीसीएस लिखना है ना, तो दोबारा मेन आंसर राइटिंग का मौका नहीं मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोगों का रिस्पांस इतना लिक्विड और मतलब इतना ठंडा रहा तो फिर शायद मैं भी ये कंटिन्यू नहीं करा पाऊंगी। बिना पार्टिसिपेशन के मैं कैसे करूँ? मतलब 15-20 मिनट में दे रही हूँ तो उसका फायदा आप लोग को होना चाहिए ना। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टाइम वेस्टेज हो रहा है। ये आप लोगों के लिए। चलो, हाँ आप बताओ। चलो, द गर्ल इन डेनिम, व्हाट्स योर नेम? वर्षा। ओके, ठीक है, रेड फॉल। थोड़ा जोर से, मैं थोड़ा दूर बैठी, जोर से, कम ऑन। ठीक है, और कोई? हाँ बताइए, लेकिन जोर से। हाँ अभी, अच्छा फिर ठीक है। क्या नाम है? हाँ खुशबू। हाँ जी खुशबू, बताइए।
इनका ऑब्जेक्टिव था, वेरी गुड। अब ये तो बताओ कि इसने करा क्या, क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा। चलो और कोई, अभी रुको मयंक, आपने लिखा होगा आपका, और हाँ आप बताओ, आपसे एक दो बच्चे और हैं, मुझे लगता है कि वो लिख रहे हैं। It wanted to bring that simultaneous revolt, okay? See, your points are nice actually, but they are not coherent. मतलब ये तीनों पॉइंट्स को कैसे फिट करोगी, तुम्हारे फ्लो में गड़बड़ है। पॉइंट्स सही हैं, नो डाउट, इनफैक्ट गुड अटेम्प्ट, बट ओवरऑल क्वेश्चन को समझना है। द थिंग इज कि वो फेल हुआ। चलो एक दो और लेके फिर आई एक्सप्लेन, क्योंकि फिर आंसर मैं बताने लगूंगी वो आंसर हो जाएगा। ओवरऑल जो आप पॉइंट्स बता रहे हो, एक जो वहाँ से आया सेक्युलरिज्म, यस, ये एक इसका आप जब फेलियर को काउंटर कर सकते हो तो ये पॉइंट। दूसरा यू कैन, हम लोग क्रांतिकारी साहित्य, रिवोल्यूशनरी लिटरेचर की बात कर सकते हैं। तीसरा हम किस चीज़ की बात कर सकते हैं, उस रिवोल्यूशनरी लिटरेचर ने क्या किया होगा जो हम हर जगह जोड़ सकते हैं चीज़, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को तैयार किया होगा, क्रांति की भावना ने, ये तो कहीं भी जा सकता है ना, ऐसा पॉइंट है जो हर जगह चल सकता है। तो फेलियर नहीं है, उसके लिए वी हैव पॉइंट। 3 पॉइंट आपकी क्लास से ही हमको मिले हैं और हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एक आधे। हाँ जी बताइए। ओके, ठीक, नहीं आप ऐसे, मैं आप लोगों से जो चाह रही हूँ ना, आप वहाँ थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, आप थोड़ा समझ नहीं रहे हो, मेरी बात समझो। जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जिस चीज़ में, जिस चीज़ को लेके, इस पे नहीं है कि आपको कितना आता है टॉपिक। इट्स ओके अगर आपको ऐलान जंग नाम याद नहीं है, इट्स ओके अगर आपको ये याद नहीं है कि वो कहाँ पे गदर पार्टी एग्जैक्टली बनी है या किसने बनाई है, किस ईयर में बनी, इट्स ओके। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। हमें मेन जो काम करना है वो करना है कि क्या हम ये समझ पाते हैं कि हमारा सवाल हमसे एक्चुअली क्या सवाल कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मान लो बड़ी डिटेल नहीं आती, तो हमको ये तो आइडिया हो कि भाई हम पहले क्या लिखेंगे, वो आ गया तो हम क्या लिखेंगे। मान लो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म, आपको नहीं पता, आपके पास एविडेंस नहीं है, मान लो आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे आप प्रूफ कर दो सेक्युलरिज्म को इन्होंने प्रमोट करा, लेकिन आपको पता है, तो यानी वो आपकी ड्राफ्टिंग में आ गया, लोगों में रिवोल्यूशनरी की भावना जगाई। मान लो आपको रिवोल्यूशनरी लिटरेचर या इनके न्यूज़पेपर्स का नाम याद नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये करा है, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। समझे? डिटेलिंग ना भी ध्यान रहे, पर क्वेश्चन की समझ आना कि पहले क्या लिखना चाहिए, बाद में क्या लिखना चाहिए, सो दैट आप जब भी कभी आगे प्रिपरेशन करें, आप एग्ज़ाम में जाएं, ज़रूरी नहीं होता ना कि वहाँ पे जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से कराते हैं। और जनरली 60% ऑफ जो ये करता है ना, मेंस का आंसर अटेम्प्ट करता है, वो ये गलती कर देता है कि मान लीजिए उसने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, पावर्स पढ़ ली, सब पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, और क्वेश्चन आ गया कि प्रेसिडेंट इज एक्चुअली, नहीं मान लो गवर्नर सबसे लेते हैं, गवर्नर इज एक्चुअली अ रबर स्टैम्प इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। अब डिस्कस इसमें भी होनी है चीज़ें पावर की और ये, बट बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या मतलब हम एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि हम उसकी ड्राफ्टिंग सही से नहीं कर पाते। बात तो कहनी है, पर किस तरीके से कहनी है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ,
लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ड्राफ्टिंग ठीक ठाक करी आपने, पॉइंट ऊपर नीचे है बट ड्राफ्टिंग ठीक है, ऐसे ही ड्राफ्ट करना है, ठीक। हाँ तुम बताओ उज्ज्वल। Migration of Punjabi soldiers and ex-soldiers and establishment of Indian colonies in foreign countries like America and Canada. जोर से। Migration of Punjabi soldiers and ex-soldiers and establishment of Indian colonies in foreign countries like America and Canada had a long-term impact in terms of mobilizing masses at international level. दूसरा है influencing the Indian masses outside India against racial discrimination. तीसरा influencing the Indian masses in India against evil nature of British colonialism in terms of lack of British government's reaction to continuous fascism. ठीक है। चौथा sense of political unification among Indians inside and outside India. No. नहीं नॉट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ये क्या बोलते हैं ना, नहीं इसमें नहीं है मतलब वर्ड सही नहीं बैठे, क्या है फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी रुको ना, एक और मोबिलाइजिंग मासेस इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, जैसे खालसा की सोसाइटी को मतलब अबॉलिश कर दिया था। ठीक है। एक हो गया लास्ट इंप्लीमेंटिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोपेगेंडा मैनिपुलेटिव लॉन्ग टर्म। ओके, तो यानी तुम ये अचीवमेंट बता रहे हो, जब आंसर लिखोगे तो तुम ये अचीवमेंट बताओगे, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट। अब एक दो और ले लेते हैं, रुक जाओ, चलो तुम बताओ मैम। Because loss of Indian जोर से जोर से जोर से। Because loss of Indian participation seen in this movement, not only Indians, even the other Indians residing in the other countries participate. Also, it gave the pace of Indian revolutionary movement. We see Khudiram Bose and Rand Paul. आराम से, मतलब वॉल्यूम रेज करो पर बोलो थोड़ा आराम से, क्लियर स्पीच। Because loss of Indian partition seen in this movement, not only Indians, even the Indians residing in other countries participate in this movement. And it gave the pace to the Indian revolutionary movement. We see Khudiram Bose and Rand conspiracy in this matter. And even खुदीराम बोस कॉन्स्पिरेसी गदर मूवमेंट में आसपास वो पास में चापेकर ब्रदर्स और ये था तो नो, यू कैन टॉक अबाउट सचिन सान्याल, यू कैन टॉक अबाउट बागा जतिन एंड रास बिहारी बोस, नॉट खुदीराम एंड चापेकर ब्रदर वाला, ठीक है। ओके, and in negative side we see that the negative side देखना है ना, in negative side the publicity are more in terms of which gave a mass mobilization ठीक है, and less the leadership and coming of First World War. चल So conclusion is that so despite it get impressed by Britishers in early phase, but it gave a base system to further use revolutionary activities and organization in future, and also moderates and extremists get realized soon how the masses plays an important role in Indian movement. नो, कंक्लूजन इज टेरिबली रॉन्ग, सिट डाउन। ये कंक्लूजन मत लिखना क्योंकि ये इनकी वीकनेस थी। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में मासेस के नेवर इन्वॉल्व, और ये मासेस को इन्वॉल्व कर नहीं सकते थे, दैट इज़ वाई दे वो वर्किंग एज ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। नो, ये पॉइंट मत। रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो भी होती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गदर, कितनी भी होती हैं और जो इंडिया में हुई हैं और जो वर्ल्ड ओवर देखी गई, दे वर्क एज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड किलिंग करते हैं, वायलेंस को एज ए फॉर अ गुड मीन, जो गुड एंड वो यूज़ करते हैं, एज अ वायलेंस को यूज़ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने मतलब बेधड़के से इंग्लिश को मारा, ऑर्गेनाइज हो, वो लोगों के दिल से डर निकाल दिया, वो पॉइंट ठीक है, बट उसके साथ मासेस जो है, अब ये नहीं कह सकते कि मासेस को उन्होंने वायलेंट करा, दिस स्टेटमेंट, या फिर कि मतलब कि मासेस की कैपेसिटी देवर, वो जो रिवोल्यूशनरी के साथ आप मासेस वाली चीज़ नहीं जोड़े तो थोड़ा सेफ रहेगा। मास सेंटीमेंट कर रहे कि मास सेंटीमेंट को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो एक्चुअली सो मॉडरेट ये समझने में कामयाब है। हाँ,
ये फिर भी चलेगा, पर मासेस को के कैपेसिटी पे बिलीव रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से हुआ, ये पॉइंट थोड़ा ओवर द टॉप चला जाता है। मतलब जो तुम्हारा आंसर चेक कर रहा होगा, मे बी दैट पर्सन वोंट एग्री विद इट, ठीक है? यस ऑफ कोर्स। कोई और अटेम्प्ट करेगा? हाँ जी बताओ। बहिष्कार? मैं गदर मूवमेंट की बात कर रही हूँ। ये तो आउटसाइड ऑफ इंडिया ही रहा करते थे, तो आउटसाइड इंडिया ये जाके स्थापना नहीं करके आए। डरो मत, पर तुम बहुत गड़बड़ बता रहे हो, रहने दो। आउटसाइड इंडिया जाके ये थोड़ी स्थापना करी थी। हमने क्लास में जो पढ़ा था, तो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इनफैक्ट जो होम रूल मूवमेंट वाला भी टॉपिक था। अजय एक बार उनको बताना, सेल डाल देंगे इसमें। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक था, मैंने उसको 2 पार्ट में बताया था कि अगर जो भारत में भारतीय रह रहे हैं, अगर उनका रिस्पांस देखना है तो रिस्पांस था होम रूल मूवमेंट, और दूसरा जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं वो डिस्कस करे थे हमने, जिसमें हमने एक मेजर मूवमेंट गदर मूवमेंट के बारे में देखा था। गदर आंदोलन कैसे, क्यों, कैसे विदेश में शुरू हुआ, कैसे पहले यूरोप जो है वो एक गढ़ था, लेकिन लंदन में मैंने आपको बताया था इंडिया हाउस के बारे में, श्यामाजी वर्मा का, वहाँ ये मोहनलाल ढींगरा ने एक पॉलिटिकल किलिंग कर दी थी, मार दिया था एक अफसर को, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा धरपकड़ हो गई थी, वहाँ से सबको जाना पड़ा था। वीडी सावरकर भी भारत में आ गए थे, और जब उन पे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको काला पानी भेजा गया था। ये डिस्कस हुआ था एक पोर्शन, और इसी वजह से जो मतलब अब जो गढ़ हैं वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गए। और कैसे जो पंजाबी, जब हमने पंजाब का करा था, जो 1857 तक इनके साथ थे, 1857 के बाद काफ़ी टाइम तक साथ थे, वो क्यों अलग हो गए थे, ये हमने डिस्कस करी थी। आप सब लोगों ने लिखी थी ना वो चीज़ें, कि कनाडा में जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट वो पासेज एक्ट पास किया गया था, ब्राउन इन्वेजन के बारे में बताया था, कि कैसे जिन जगहों पे ये रहते थे, कनाडा में, यूएसए में, वहाँ इंडियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, नस्लीय भेदभाव करा जाता था, उन्हें मतलब वेजेस नहीं दी जाती थी, उनको समय पे तनख्वाहें नहीं दी जाती थी, और भी बहुत किस्म की जो ह्यूमिलेशंस हैं वो उन्हें फेस करनी पड़ती थी, और ब्रिटिश सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी। ऊपर से देश में जो हो रहा था वो चीज़ें भी लोगों तक जा रही थी। ये बातें हुई थी, है ना? और तभी उन्होंने मिलकर जो है लाला हरदयाल ने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम रखा गया गदर, ये हाँ इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, ये बात करी थी हम लोगों ने क्लास में। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ऑल्दो गदर हैव फेल्ड टू अचीव इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो एक सेकेंड, तो पहली चीज तो जो आप इसमें बताएंगे वो ये कि गदर क्या था, गदर मूवमेंट क्या था। गदर वाज अ पार्टी एस्टेब्लिश्ड बाय लाला हरदयाल इन 1913। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो इसका रियल वाला जो नाम है वो लिख सकते हो। और इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था? अब इन्होंने जो पहला मतलब निकाला था इनका पेपर, वो था अंग्रेजी राज का चिट्ठा। ठीक है, तो दैट मीन कि ये भारत से, अगर मैं ये तब बता रही हूँ जब आपके कुछ भी दिमाग में नहीं आए, कि भारत से अंग्रेजी शासन को वायलेंटली खत्म करना चाहते हैं, या ब्रिटिश सत्ता को, शासन को अपरूट करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था। ड्राफ्टिंग की बात चल रही है अभी। ठीक है, अब वो हालांकि वो ऐसा करने में नाकाम रहे,
बट स्टिल अब जो मेजर आपका फोकस आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली कमेंट, तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे बराबर जोर जाना चाहिए। अगर 4 पॉइंट पॉजिटिव बताओ तो 4 नेगेटिव भी सोच के रखो, तब होगा आपका आंसर। तो लेकिन फिर भी वो हालांकि वो अपने लक्ष्य की को पाने में सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसे एक विफल आंदोलन नहीं मान सकते। पहली चीज तो ये कि इसने दुनिया भर में लोगों में क्रांति की भावना को और विदेशों के खिलाफ या उपनिवेशवाद के खिलाफ क्रांति की भावना को जगाए रखा, और विदेशों में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी, ठीक है, लोगों को उपनिवेशवादी शासन या उत्पीड़न शासन, अगर जहाँ कॉलोनियल रूल आ जाइए, कुछ कीवर्ड होते हैं, कॉलोनियल रूल है तो यानी कि वो एक्सप्लॉइटेटरी होगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा, वो उत्पीड़न करने वाला होगा, वो भेदभाव करने वाला होगा आपके साथ, उसके ट्रू नेचर को लोगों के साथ रखा। आराम से ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा, जब अब वो ये तब है कि जब हम लोग अंदर से डीपली हमें पता हो कि इसमें लीडर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए आपको पता है कि इसमें कुछ मुस्लिम्स लीडर भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसमें सिख लीडर भी इन्वॉल्व हैं, और आप जानते हैं कि पहले तो हालांकि जो सिख हैं, पंजाबीज हैं, उनके सेक्रेटेरियंस, उनके रिलीजियस भावनाओं को अंग्रेज़ों ने टॉलरेट किया, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कि वो बाहर हैं, बाहर की और क्रांतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप बात कर सकते हो कि भाई इनकी लीडरशिप को देख के हम कह सकते हैं कि ये एक सेक्युलरिज्म को, धर्म निरपेक्षता की भावना को लोगों में बढ़ाया, क्योंकि इनमें हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक डिवाइड हमको कोई देखने को नहीं मिलता, जो उस वक्त इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा था हर लेवल, ठीक है। तो कोई कम्युनल डिवाइड वाली जो चीज़ है, इन्होंने लोगों को एक सेक्युलरिज्म की भावना, जो आप लोगों में से पॉइंट आई था, हम वहाँ पे इसको फिट इन कर सकते हैं। हम इनके लीडर्स बता सकते हैं जो कि हर एक रिलीजन से थे, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलरिस्टिक कंट्री ये चाह रहे थे। तो ये जो भावनाएं हैं ये लोगों तक पहुंचाई। देन जो रिवोल्यूशनरी पोएट्स थे, हमने अजीत सिंह के बारे में देखा, आप लोगों ने सबने सुना भी है ना, जो ये क्या बोलते हैं, भगत सिंह के टाइम पे भी जानते हो कि जो इनकी गाथाएं हैं, इनके जो गीत थे, ये बताया गई थी चीज़ें कि ये लोग, इनको बोला गया था कि आप इंडिया में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद जो है लोगों को इनके बारे में बताइए। तो ये लोग किसके थ्रू करते थे, अगर मान लो गदर याद भी नहीं है तो हमें पता है कि इतना तो मूवीज़ में भी देखा है कि थिएटर्स के थ्रू, कोई ना कोई सॉन्ग्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, राइट, ये तो सबको पता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पॉपुलर फॉक में क्रांति की याद को जगाए रखते थे। ये तो पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है हम लोगों ने, तो ये पॉइंट क्यों नहीं हो सकते। और अच्छा वर्ड जब जैसे आ जाए तो फिर जब आपकी प्रिपरेशन करते हैं, आपको टाइम हो जाता है, तो आपको इस चीज़ों के लिए शब्द मिल जाते हैं। रिवोल्यूशनरी लिटरेचर के बारे में आप बात कर सकते हैं, उनके कुछ न्यूज़पेपर्स की बात कर सकते हैं, कहीं से आपको मिले कोई स्पेसिफिक कोई पोएम का आप एक जिसने लिखी हो, आप उसका नाम दे सकते हैं, आपका पॉइंट प्रूफ हो गया, ठीक है। फेलियर, आपने ये तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बता दिए इनके, फेलियर क्यों नहीं है, एक मोर और लेस यही मेन बात है कि लोगों में क्रांति की भावनाओं को जगाया, क्रांति को लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। हाँ, जो आपने पॉइंट बोला मैं, वो पॉइंट ये था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को ये रियलाइज हुआ कि मासेस जो है उनमें बहुत कैपेसिटी है, बट हम रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को मासेस की कैपेसिटी से फिलहाल नहीं मान सकते, आंक सकते। अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी इस आंदोलन की विफलता के भी कई कारण रहे। पहला कारण तो लीडरशिप का इनको बहुत अभाव था। जो लीडर्स थे वो बाहर बैठे हुए थे, ओवर एंथुसियास्टिक ये प्रोग्राम था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है उसका कहीं ना कहीं अभाव था, और बहुत ही पुअर सीक्रेसी। अब जानते हैं जतिन बागा के बारे में भी किसी ने बता दिया था, और यहाँ पे गदर कि ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने बता दिया था। देन ऐलान जंग के तहत ये डायरेक्टली अपने मोटिव्स बता रहे हैं, जबकि गदर हैव टू बी ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि संगठन का अभाव है, अच्छे नेतृत्व का अभाव है, और सीक्रेसी का अभाव है, ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी का अभाव है। क्लियर है, इनकी वजह से फेल हुई। बट
आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब ये जो अटेम्प्ट था गदर मूवमेंट का, ये आगे आने वाले टाइम में लोगों के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना। और जैसा कि बाकी आंदोलनों में हमने देखा कि कोई भी आंदोलन जो है उसकी सफलता या विफलता इस बात पे निर्धारित नहीं होती है कि वो अपने कथित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया, उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कड़ियाँ कैसी जुड़ती चली जा रही हैं कि अंत में ये सभी की वजह से ही आज़ादी मिली है। स्वदेशी हो, ये वाली गतिविधियाँ हो, जो मुझे पता है आज के अपने टाइम में सबसे बुरी डिबेट लगती है जब लोग ये बातें करते हैं कि इस पर्टिकुलर लीडर को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, उसको कम हाईलाइट कर दिया, इनका रोल ज़्यादा था जबकि उनका रोल कम था। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर एक कोई सिंगल स्ट्रीट का पर्सन जिसने मतलब कुछ भी अपना दिया होगा, उसका भी उतना ही भागीदारी थी। मतलब जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपके फेवरेट लीडर के बारे में उतनी बातें नहीं कही गई हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा कही गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को डिफेम करें। आप जान रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तो क्योंकि आप जो ये पूरी मतलब हम कोई तुलना ही नहीं कर सकते कि किसने कम किया और किसने ज़्यादा किया। हर किसी ने अपना घर बार छोड़ा, चाहे वो मॉडरेट थे चाहे एक्सट्रीमिस्ट थे, देश के लिए सेक्रीफाइस कर। जैसे जनरली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में लोगों को बड़ी शिकायत होती है, और मैं ये बात आप सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। कभी आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाए या कभी नॉर्मली, और ये मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, तो डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, मर्जी हो तो मान जाओ, नहीं तो मत मानो। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब कभी हमसे ये पूछा जाए कि क्यों गांधीयन को, एक्टिविटीज़ को, या फिर जो कांग्रेस ने काम किया है, सिर्फ उनको इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है, क्यों और किसी की बात इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक बात तो ये बात सच है कि फोरफ्रंट पे आके जिसने सही तरीके से आंदोलन की कमान संभाली थी वो पहले कांग्रेस थी और फिर गांधी जी थी। फोरफ्रंट पे आके अंग्रेजों के सामने डायरेक्ट लोहा लेने वाले गांधी जी थे। वो अब हम जब आज गांधी जी करेंगे तो आप समझेंगे क्या फ़र्क था गांधी जी के सत्याग्रह में, उनके बहिष्कार या बाइकॉट में, और जो पहले हुआ उसमें। ठीक है, डायरेक्टली डिमांड रखने वाले एक फेस ऑफ द आंदोलन जो मूवमेंट है वो थे। वही एक आप प्रैक्टिकली एक बात सोचिए, स्कूलों में एनसीईआरटीज़ में अगर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को, जैसे जनरली एक घटना के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि रिन जो म्यूटनी हुई थी, रेटिंग्स ने जो म्यूटनी करी थी, उसके बारे में लोग इतनी बात क्यों नहीं करते। आप जानते हैं जो रेटिंग्स की म्यूटनी हुई थी उसको लेके वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब ने जो है उन्हें कहा था जो सिपाही थे कि आप लोग सरेंडर कर दो, ये सही तरीका है। हम कभी भी स्टूडेंट्स को, एक देश के नागरिकों को, जब वो बच्चे होते हैं स्कूल्स में होते हैं, हम ये नहीं सिखा सकते कि आप आर्मी में रह के विद्रोह कर सकते हो, और जब आप आर्मी में रह के विद्रोह करोगे देन यू विल बी हीरो। मानते हो ये बात? हम किसी को ये नहीं सिखा सकते कि रेवोल्यूशनरी किलिंग सही है, हिंसा से काम नहीं सिखाया जा सकता किसी को भी, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। अदरवाइज डिफरेंस नहीं कर पाओगे आप चीज़ों के बीच में। और यही वजह है कि नक्सलिज्म हुआ, ठीक है, माओवाद हुआ, माओइज्म हुआ, इन चीज़ों को लेके लोगों में इतनी जो है अलग अलग आपको विचारधाराएं मिल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में रह के अपनी बात कहना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फॉर एनी रीज़न कुछ ऐसा करना जो लॉ ऑफ लैंड, उस ज़मीन, उस जगह जहाँ हम रहते हैं वहाँ के कानून के खिलाफ है, तो वो है। आप कानून का विरोध कर सकते हैं लेकिन उसके लिए गलत तरीके नहीं अपना सकते। और स्पेशली आप अपने जो कहते हैं ना युवा पीढ़ी है, जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये बात कभी नहीं सिखा सकते। अब समझ में आया कि क्यों जो पूरा मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर
बहुत ज़्यादा खोजेंगे। बिल्कुल भगत सिंह के बारे में थीसिस करते हैं लोग। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाएंगे, कहते थे वहाँ पे जो काम जो करती थी ना, वहाँ पे उनकी जो होते हैं उनको बेटे कहते थे वो, तो उससे शो होता है। और जब आगे बढ़ते पढ़ने जब जाते ललित के 3 चीज उन्हें पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि हम सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हिंसा और अहिंसा। हमने अपने जो आज़ादी का जो स्तंभ रखा वो अहिंसा को रखा, जिससे कि आगे जाके ये बता सके कि हिंसा से हमें उतना फायदा नहीं होता जितना अहिंसा से होगा। वो भी बात सही है। और दूसरा चीज़ ये भी है, आप लोग को ये भी मानना पड़ेगा। चलो इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया आपको। दूसरा चीज़ इसमें ये भी है कि आप लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ रही हैं, और देखो आप नहीं जानते इनमें से कौन सी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और कब आपके एग्जाम में भी काम आ जाए, आपके एसेस में काम आ जाए, ठीक है। तो ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, स्टूडेंट्स को ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, अ पॉजिटिव अप्रोच, वो ही की है। वो एस्पिरिट वाली वेब सीरीज देखी होगी आप लोगों ने, है ना, द पॉजिटिव अप्रोच वाला एस्पिरेट, अगर देखा हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो रिवोल्यूशनरी वाला है, इसमें से आपका ये वाले है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये काफ़ी बनते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए। तो इस चैप्टर में जो लिखवाई गई चीज़ें उन पे थोड़ा ध्यान देना। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे होम रूल मूवमेंट पे। और भाई आज आप लोग पढ़ के नहीं आए थे, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। होम रूल मूवमेंट पढ़ के आइए। और जब होम रूल मूवमेंट पढ़े, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पे। होम रूल मूवमेंट या अब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जो लिखा है खाली उसको पढ़ना नहीं है, उसके बारे में सोचना भी है। होम रूल मूवमेंट पढ़ने के बाद आप लोग के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसके क्या असर रहे हैं, क्या अच्छे असर रहे हैं, कहाँ ये फेल हुआ है। हर मूवमेंट को 4 एंगल से हम लोग अब देख के चलेंगे। एक, क्या किन बातों की वजह से शुरू हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका नतीजा क्या हुआ और इसका महत्व क्या हो सकता है। क्लियर है? तो अपना जो भी मतलब है, अब आपके दिमाग में हर एक मूवमेंट को जब आप सोचो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में मूवमेंट आना चाहिए। लास्ट बेंच बातें नहीं। क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखिए आप। चलिए आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी। गांधी जी आ गए हैं क्लास में। आज अगर आप लोगों के साथ ये रेवोल्यूशनरी वाली डिस्कशन नहीं चलती तो हमारा काफ़ी कुछ आज अभी कंप्लीट हो चुका होता है इसका। नेवरदलेस, एमरजेंस ऑफ गांधी। देखिए मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने होम रूल डिस्कस किया तब भी बात हुई थी कि 1914 से 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध चला है। अब जो ये वक्त है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया है, ठीक है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तब देश में कैसा माहौल है हम पहले उसकी बात करेंगे। और फिर अंग्रेजों ने क्या दिया लोगों को उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गांधी जी की, जो भारत में आ जाते हैं 1915 में। और उसके बाद कैसे गांधी जी आकर लोगों के और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की कमान संभाली, वो डिस्कस करेंगे। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अंत पर था, उस वक्त देश में बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी पुनरुत्थान का जो है जोर हमको देखने को मिला। यानी कि लोगों में बहुत भावना इस तरीके की थी कि हमें कोई ना कोई अब राजनीतिक संघर्ष जो है वो करना है, हमें अंग्रेजों से लोहा लेना है, उनके खिलाफ लड़ना है, जिसके कई कारण हैं, ठीक है। तो आप लिखिए पहला कारण, लिखते रहिए, राष्ट्रवादी पुनरुत्थान के कारण। आप समझ रहे हैं टाइम पीरियड जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी प्रथम विश्व युद्ध के बाद का कर रहे हैं। पहले बात करते हैं देश का माहौल कैसा था, ठीक है। देश में लोग जो हैं कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना चाह रहे थे। कई तो पिछली घटनाएं, एक तो होम रूल मूवमेंट चल रहा है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उनका भी इसमें
बड़े जागे हुए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले इसका जो कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके वजह से आने वाली आर्थिक तंगी, ठीक है, वॉर हुआ, अब कभी भी कहीं पे लड़ाई हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, ठीक है, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर हुआ, तो तब कितना बुरा असर पड़ा होगा अर्थव्यवस्था में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि भारत से पैसा और लोग दोनों लगे थे, मैन और मनी मटेरियल इंडिया से गया था, इस वजह से लोगों को हाई इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है, महंगाई, हाँ, तो इन्फ्लेशन का लोगों को करना पड़ा, क्योंकि देखो जब आप पैसा जो है मिलिट्री में लगा देंगे, सैन्य अभियान में लगा देंगे, तो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन कंज्यूमर गुड्स का उतना नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। तो एक तरफ तो वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे, फिर जब ये विश्व युद्ध हो जाता है, उसके बाद ओवरऑल वर्ल्ड में रिसेशन आ जाता है, ठीक है, मंदी आ जाती है, तो जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज या उद्योग अपने को सरवाइव कर भी रहे थे, अब वो क्रैश करने लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है देश में। अब ब्रिटेन है, उसको भी नुकसान हुआ है, तो वो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाह रहे हैं कि वो इस नुकसान को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, तो वो ज़्यादा उत्पादन करने लग जाते हैं। तो जो भारत के उद्योग थे, जो पहले से ही बुरी हालत में हैं, उन पे और दबाव पड़ने लगता है। तो जो उद्योगपति थे वो विरोध करने लगते हैं, वो अंग्रेजों से मांग करते हैं सुरक्षा की अगेंस्ट फॉरेन गुड्स। ठीक समझ में आया इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ गई है। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया है ताकि सरकार जो है उसका खजाना बढ़ सके। चलिए आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड, एक दो लाइनों में हम बस लिखेंगे, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड in men and money towards the British war efforts। भारत ने मानवीय और मुद्रा का सहयोग देकर ब्रिटिश या अंग्रेजों के युद्ध में जान डाली थी। जिसके कारण भारत के हर वर्ग को युद्ध के बाद महंगाई, उच्च कर की दरें, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। Therefore, post-war, all sections of Indian population suffered from inflation, high taxes, unemployment and poverty। दूसरा है पॉइंट, राजनीतिक लाभ की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स।
जब हम लोगों ने होम रूल डिस्कस किया था तो हमने बात करी थी कि लोगों को क्या लगा था, जो मॉडरेट थे चाहे एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड को अपने लिए भूलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था युद्ध चल रहा है तो एक तो शत्रु सेना की सहायता मिल सकती है, दूसरा जो देश है मान लीजिए भारत में ही है, अगर अंग्रेज अफ्रीका में लड़ रहे हैं तो सेना भारत से वहां पे लेके जाई जाएगी, तो यानी कि देश में सिपाही कम होंगे, आर्मी कम होगी, जिसको आसानी से काबू करा जा सकता है। करेक्ट? तो वो क्रांतिकारियों का अलग अप्रोच था, लेकिन मॉडरेट्स हुए, एक्सट्रीमिस्ट हुए, चाहे गांधी जी हुए, वो अपने अपने कारणों से उन्होंने इस युद्ध को सपोर्ट करा। ठीक है, लोगों को भी कहा था कि हमें अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इन्हें बहुत उम्मीद थी कि इसके बाद जो है युद्ध जब खत्म होगा, इसके बाद हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और होम रूल मूवमेंट चल रहा है, स्वशासन की मांग चल रही है, तो लोगों को ऐसा लगा कि अब युद्ध खत्म हुआ है और अब अंग्रेज हमें स्वशासन देने वाले हैं। इसी बीच में आप जानते हैं मॉन्टेग अगस्त डिक्लेरेशन 1917, जिसमें कहा गया कि जो हमारा मुख्य ध्येय है, जो अंतिम ध्येय है, वो भारत में एक स्वशासन या सेल्फ रूल या जो होम रूल गवर्नमेंट है वो देना। ये समझ में आया? तो एक तो कोई ना कोई राजनीतिक लाभ की वो मिलती। ठीक है, दूसरा है लॉस ऑफ फेथ। लॉस ऑफ फेथ, तीसरा पॉइंट, लॉस ऑफ फेथ on British sense of justice, loss of faith on British sense of justice, loss of faith on British sense of justice in British sense of justice and white supremacy. ब्रिटिश न्याय और श्वेत श्रेष्ठता और श्रेष्ठ था, व्हाइट सुप्रीमेसी, श्वेत श्रेष्ठ था पर से लोगों का विश्वास हटना। अब ये क्या है? देखो 28 जुलाई 1919, मैंने बताया 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसमें जनरली दो पार्टीज थी, मोटा मोटा समझेंगे, हम विश्व युद्ध यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एक एक्सिस पावर थी, ठीक है, आपकी सेंट्रल पावर थी, और एक आपकी एलाइड पावर थी। एलाइड वाला जो खेमा था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये वाले कंट्री थे, बाद में यूएसए इसमें जुड़ गया था। और जो आपकी एक्सिस पावर थी उसमें आपका, या सेंट्रल पावर थी, उसमें आपका जर्मनी था, तुर्की था, और ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये वाले देश। तो इसमें जर्मनी वाला खेमा हार जाता है। तब होती है वर्सेल्स की संधि। जब ये युद्ध चल रहा था तब दोनों ही खेमे के लोग एक दूसरे पे पहली चीज तो बहुत कीचड़ उछाल रहे थे, दूसरा ताकि जो कॉलोनीज है, जो बस्तियां हैं इन देशों की, अफ्रीका में, एशिया में, वहाँ से सिपाही और वहाँ के लोग इनको सपोर्ट करें। इसलिए इन्होंने इस तरीके से लोगों को मतलब समर्थन हासिल करने के लिए इन्होंने कहा कि जैसे युद्ध समाप्त होगा हम आपको स्वशासन दें। कहा, ये बात हुई थी, भारत में भी कहा गया था। लेकिन जब वर्सेल्स की संधि साइन करी जाती है 1919 में, पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस में वर्सेल्स की संधि करी जाती है। उस संधि में ये बात साफ जाहिर हो गई थी कि इनका कोई भी बस्ती है, चाहे वो मतलब कोई भी मतलब यूरोपियन शक्ति है, चाहे फ्रांसीसी है, चाहे अंग्रेज है, किसी की ऐसी मंशा नहीं है कि वो अपनी कॉलोनीज पे अपनी पकड़ को छोड़े।
बल्कि वर्सेल्स की संधि के बाद आप जानते हैं अफ्रीका में तो मैप पे लाइनें खींच के जो है आपस में जगहों को बांट दिया गया। जो तुर्की के अंदर कुछ जगह थी, जर्मनी के अंदर थी, पोलैंड जो है वो एक नया देश बना दिया गया था। तो लोग समझ गए। तो जो ये कहते हैं ना ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, वाइट सुप्रीमेसी, कि इनको कोई हरा नहीं सकता है, और ये मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति थी, आप जानते हैं, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। उससे लोगों का, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे तब तक, उनका विश्वास जाने लगा। इट्स लाइक कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। तो अब लोगों में जो है ये भावना थी कि हमें कोई ना कोई राजनीतिक आंदोलन चलाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट समझिए। नेक्स्ट है अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये रूसी क्रांति की हम बात कर रहे हैं। 7 नवंबर 1917 को रूस में एक पार्टी थी, लेबर की, मजदूरों की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी। उन्होंने वहां जार के साम्राज्य को समाप्त करके वो दुनिया का, रूस पहला समाजवादी देश बन गया। उस वक्त की अपने आप की सबसे बड़ी घटना ये थी कि पूरा का पूरा अंपायर या साम्राज्य खत्म करके अब वहाँ पे समाजवादी, यानी कि कोई सरकार नहीं है, सोशलिस्ट का मतलब ये है, वो शासन स्थापित हो गया। और इसी के चलते लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, मासेस यूनाइट हो जाए, तो कुछ भी किया जा सकता है और अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। यानी कि मासेस के ऊपर, लोगों के ऊपर जो भरोसा होता है, जनता पे जो भरोसा होता है, उसके बारे में अब बात करूँगी कि अगर अब लोग आंदोलन से जुड़ते हैं, यूनाइट होते हैं, तो कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने युद्ध के बाद क्या दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने युद्ध के बाद क्या दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं ना तरीका था, कोई भी किसी भी चीज में, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ, चाहे या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो उनका अप्रोच था वो था कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है। अब कैरेट और स्टिक अप्रोच में यानी कि एक हाथ में तो वो कुछ ना कुछ ऐसा दे देते जिससे कि लोग खुश हो जाएं, कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, और स्टिक अप्रोच यानी कि कोई ना कोई अपने हाथ में ऐसा मेजर जरूर रख लेते जिसकी वजह से आंदोलन को कमजोर किया जाए और दबा दिया जाए। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैरेट क्या है? कैरेट है मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म 1990, लिखेंगे इस चीज को। कैरेट था मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म 1990, और स्टिक था, ठीक है, जो नेगेटिव चीज है, जो स्टिक थी वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, इसके सामने एक नाम और लिख लीजिए इसका, एनार्किकल एंड सेडिशियस क्राइम एक्ट 1990। हो सकता है एग्जाम में आपके ये एज इट इज, इसका एक आध एग्जाम में नाम रॉलेट एक्ट की जगह ये वाला एक्ट लिखा हुआ है, एनार्किकल एंड सेडिशियस क्राइम एक्ट 1970, अराजकता और आपराधिक क्रांतिकारी अधिनियम 1919। पहले बात करते हैं मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म की, ये आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। देखो, अब इस अराजकता और आपराधिक क्रांतिकारी अधिनियम 1919, हाँ, रॉलेट एक्ट का नाम है, ठीक है। आप लोग इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? मजा नहीं आ रहा है? टॉपिक बोरिंग लग रहा है? क्या हुआ? बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो टॉपिक में। आप लोग के चेहरे देख के मैं वो डीमोटिवेट हो गई हूँ। चलो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है, नहीं करते हैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस
निपटा लेंगे, ठीक है? हाँ क्या ऑल्टरनेट डेज कर ले? नहीं, ऑल्टरनेट डेज में ही टाइम 15 मिनट ही होता है। आज ही थोड़ा डिस्कस हो गया क्योंकि आज आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा ठीक से, तो वो मेरी गलती है। आप लोग मतलब जो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। I'm really sorry to say। मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी और मुझे लगता है आप सब लोग इस बात से सहमत भी हैं। ये तो कोई बात नहीं होती ना, अदरवाइज मतलब चलो फिर हम पहले सिलेबस करते हैं, ठीक है? जब आप लोग तैयार हो जाएंगे तब हम लोग ये चीज़ के मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसी को ये लगे कि 15 मिनट खराब हुई। मैं तो ये चाहूँगी कि कोई क्लास में शायद इसलिए आ जाए कि हाँ ये 15 मिनट मिल रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉन्टेग चेस्टनॉट रिफॉर्म 1990। आप जानते हैं कि इस वक्त में जो प्रशासन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, वो क्या है? एक तो सेंटर में गवर्नर जनरल है और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और एक प्रोविंसेस में गवर्नर है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके सामने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1909 वाला जो एक्ट था मॉडले मिंटो, उसमें एक व्यक्ति एक इंडियन सेंटर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चला गया, करेक्ट? और इसके साथ ही सेंटर में तो अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी है 1909 वाले में, लेकिन प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी करती थी कि ठीक है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में हो सकते हैं। इतना 1909 तक था, मोटा मोटा ध्यान है, याद है ये सब आप लोगों को? ये 1909 में था। अब 1919 में क्या करा जाए? अब 1919 में पहली बार सेंटर और प्रोविंस इन दोनों के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। सेंटर के विषय अलग हैं और प्रोविंसेस के विषय अलग हैं, और प्रोविंस के विषयों को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं डायरकी। तो प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और 2 सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। अब जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, अच्छा ये हो रहा है प्रोविंस में। तो प्रोविंस में सोचो एक गवर्नर, एक उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गाइस बातें क्यों हो रही हैं? एक प्रोविंस में एक गवर्नर और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विसेज, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें पहले तो अंग्रेजी हुआ करते थे लेकिन अब क्या है, अब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में है, ठीक है? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में, और वहां से कौन बनेंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे वो। क्लियर है ये बात? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाली ये पॉलिटी की क्लास में भी मैंने डिस्कस करी है बात आप लोगों से। तो ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है वो तो दे दिए जाते हैं मिनिस्टर्स को जो गवर्नमेंट में रहेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर अपने पास रख लेता है, जिसमें फाइनेंस हुआ, सिक्योरिटी हुई, सिविल सर्विसेज हुई, सारी ऐसी चीजें तो रख ली जाती हैं रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखे जाते हैं आपके एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, ठीक है, हेल्थ, ये वाली चीज। ये एक चीज हुई। दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो शुरू करा गया, लेकिन इलेक्शन का जो फ्रेंचाइज था वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन इन 3 बेसिस पे दिया गया, और वुमेन को वोट डालने की जो पावर है वो भी इस एक्ट के तहत दी। एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी गई। अच्छा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब वो लेजिस्लेचर की बात हो रही है, गवर्नर एग्जीक्यूटिव अलग है जिसके पास सारी असली पावर है। प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो निर्धारित करेगी। क्यों? इन्होंने बोला कि प्रोविंसेस में 70% तक जो है नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। पहले बोला था मेजॉरिटी में हो सकते हैं, आप बोलेंगे कि 70% तक नॉन ऑफिशियल होंगे, और उसमें से भी अब इलेक्शन शुरू हो गया तो इलेक्शन जो है वो लेजिस्लेचर में चुन के, मतलब जैसे हमारे अब इलेक्शन होता है वैसे आके बैठेंगे। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता
मिनिस्ट्री जो है उसको मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। तो प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंसेस में, राज्यों में उत्तरदायी सरकार वो शुरू करी गई, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में शुरू करी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तीसरा इन्होंने क्या चेंज किया कि अगर कहीं पर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो गवर्नर को ये शक्तियां दी गई कि वो पूरे के पूरा जो प्रशासन है उसको अपने हाथ में ले ले। अभी भी होता है प्रेसिडेंट रूल की जो हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की, वही मैंने लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया कि 70% जो सीटें हैं वो अब जो है वो आपकी इंडियंस की होंगी, प्लस इंडियंस कैसे इलेक्टेड 70% मेंबर्स जो आएंगे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो चुन के आएंगे। क्लियर हुई ये बात? वो चुन के आएंगे 70% मेंबर्स। इसके अलावा आप जानते हो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कब हुआ था? 1909 में। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा और बढ़ा दिया, ठीक है, आप लोग जानते हैं इस चीज को लेके। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो और इसमें कर दिया गया, सिख इसमें इंक्लूड करे, एंग्लो इंडियंस हुए, क्रिश्चियंस हुए, ठीक है, तो ये एक चीज इसमें कर दी। अब इसके अलावा इस एक्ट में अब सेंटर में क्या किया गया? देखो प्रोविंसेस में तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई, लेकिन सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से बोला 3 इंडियंस हो सकते, एक ये वाली चीज करी। यहाँ पे कोई डायरकी नहीं है, यहाँ डायरकी नहीं है, लेकिन यहाँ बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया। 2 हाउसेज अब होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस है। आप जानते हो अपर हाउस अपना प्रेजेंट जैसे राज्यसभा वाला है, अब इसमें सभी जो प्रोविंसेस हैं उनका इसके अंदर जो है मतलब कुछ लोग चुन के उनमें से जाते हैं। क्लियर है? तो ये है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इनकी समीक्षा करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो जब इसका एनालाइज करके देखोगे तो इसमें हमें एक बात पता चलती है कि जितने जो ये पैटर्न था ना डायरकी का, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट वाला, इसने टोटल जो पावर है वो दे कहीं ना कहीं गवर्नर के हाथ में दी, ना तो सिविल सर्विसेज मिनिस्टर्स के हाथ में। तो अगर कहीं काम या कहीं पॉलिसी करवानी है, सिविल सर्वेंट आप उससे बोल रहे हो कि भाई स्कूलों में बच्चों के लिए ये इंतजाम कर दीजिए। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप चाह रहे हो एक जगह पे स्कूल खोलना शिक्षा के लिए, और आप गए, आपने बोला सर हमें एजुकेशन के लिए हम लोग जो है स्कूल खोलना चाहते हैं। गवर्नर ने बोला वेरी गुड, डू इट, जाओ। कैसे खोलोगे जब तक फाइनेंस ही नहीं? देन पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट, वो आपके पास है ही नहीं, काम करवाओगे कैसे? तो सबसे बड़ा जो ये डायरकी वाला सिस्टम था, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, ये अपने आप में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर का कारण बन रहा है। एक्चुअल पावर नहीं थी, सिर्फ कहने के लिए पावर दी गई, ठीक है। फाइनेंसेस पे आपका जोर नहीं, लॉ पे आपका जोर नहीं है, तो फिर आपके पास बचा क्या? क्लियर हुई ये बात सबको? ठीक है, रियल पावर जो है वो इससे नहीं मिली थी। दूसरा जो फ्रेंचाइज थी, एडल्ट सफरेज, बहुत लिमिटेड लोगों को अधिकार मिला था। उसमें कितने ही लोग एजुकेटेड थे, कितनों के पास ये प्रॉपर्टी थी या टैक्स भरते थे। तीसरा चीज आप ये समझिए, मैंने बताया कि 2 हाउसेस जो है वो बनाए गए। अब आज के वक्त में हमें राज्यसभा में सीटें कैसे निर्धारित होती है? पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से निर्धारित होती है। इन्होंने राज्यसभा में सीटें निर्धारित करी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। कौन सा प्रोविंस जो है वो उनके ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रोविंस मिलिट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा आप जानते हैं सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, और फिर फाइनेंसेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं, तो रियल पावर अभी भी नहीं थी। इस वजह से इस जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसको तिलक ने कहा सनलेस डाउन। सनलेस डाउन तिलक ने जो शब्द इसके लिए यूज करा वो था सनलेस डाउन। डस्क एंड डाउन आप लोग जानते हैं कि सवेरा ऐसा जिसमें सूरज ही नहीं है,
कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है, ये चीजें आप लिख लेंगे। अगस्त 1918 कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन होता है। प्रेसिडेंट है हसन इमाम। वहां मॉन्टेग टेन्सफोर्ड रिफॉर्म को निराशाजनक कहा गया, निराशाजनक कहा गया, डिसअपॉइंटिंग, अनसेटिस्फैक्टरी, डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये हुआ आपका जो कैरेट और स्टिक हमें दिया। अब स्टिक की बात कर लेते हैं। हालांकि रॉलेट एक्ट की बात हम जलियांवाला बाग के टाइम पे भी करेंगे, अब जब हम डिस्कस करेंगे, पर अभी स्टिक की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। देखो, जिस टाइम पे भारत में विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम पे भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया गया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत किसी को भी जो है ये कहा गया कि भाई युद्ध चल रहा है, तो जिस पर भी आपको केवल संदेह मात्र हो कि ये सरकार या शासन के खिलाफ है, आप उन पर कार्रवाई कर सकते। जो ये एनार्कियल एंड सेडिशियस क्राइम एक्ट 1919 आया, ये इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही एक्सटेंड करने के लिए आया। लोगों ने सोचा था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो इस एक्ट को हटा लिया जाएगा। हमने जब क्रांतिकारी गतिविधियां डिस्कस करी तो मैंने बताया था अनुशीलन समिति के बारे में। ये युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां थी उनको भुनाने का काम करना चाहते थे, और इस वजह से जो है इसे कंट्रोल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया था, ताकि बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सको और इस तरीके की चीजें। तब रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट है एक ये ब्रिटिश जज थे, उन्होंने इस एक्ट के बारे में आपका रॉलेट एक्ट जो है इसके बारे में रिकमेंड किया, और 2 एक्ट बेसिकली भारत में पेश करे। जो ये एक्ट था, इस एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई जानी थी। और स्पेशल कोर्ट किसके लिए? जिसके ऊपर भी आपको कहते हैं ना कि दंगे कराने का या फिर लोगों को भड़काने का, सिडिशियस एक्टिविटीज का जिस पर भी इल्जाम लगता, उसको आपको स्पीडी, जल्द से जल्द उस पर फैसला लिया जा सके, और उस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं। स्पेशल कोर्ट में आप स्पीडी ट्रायल कराएंगे और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते। पहली चीज तो इस एक्ट में ये बोलेगी। दूसरा, बिना वारंट के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप रॉलेट एक्ट की सही जो जो सर रॉलेट ने रिकमेंड किया था, संदेह के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो संदेह के रीजन में उन्होंने कहा था अगर किसी के पास कोई ऐसा अखबार भी मिल जाता है जिसमें ब्रिटिश विरोधी कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको भी पकड़ के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पहली चीज तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें स्पीडी ट्रायल करी जाएगी, मतलब कि जल्दी से जल्दी पेशी करी जाएगी, और उसने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के सरकार जो है, पुलिस जो है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी के भी घर में तलाशी ली जा सकती है, किसी की भी संपत्ति ली जा सकती है, और मैक्सिमम तो नहीं, 2 साल तक बिना ट्रायल के, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, और 2 साल तक, और अगर परिस्थितियां और गए तो उससे ज्यादा टाइम तक भी बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, जिस पर भी संदेह। क्लियर है? अब इसी के अगेंस्ट में जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ वो हम करेंगे अभी गांधी जी वाले टाइप पे। अभी आपको समझ में आया कि कितना खतरनाक ये एक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सोच के बताइए, ये जो रॉलेट एक्ट है ये कौन से रिट के अगेंस्ट जा रहा है? पॉलिटी पढ़ी होगी, फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे। मैंने रिट बोला, रिट हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस है ना, हेबियस कॉर्पस के अगेंस्ट जा रहा है। तो इतना खतरनाक था। और
ट्रू, कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है ये, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून, इसलिए तो कई बार लोग बोल देते हैं कि प्रेजेंट का रॉलेट एक्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन गाइस, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन करा तो होगा। बिना ट्रांसलेशन के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22। अरे प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्राइम को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए जो आप पहले ही अरेस्ट कर सकते हो, जिसके तहत एक्सपा काम करता है। क्या बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं उसको इसका अप्रूव बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अभी है हमारा गांधी जी। गांधी जी का साउथ अफ्रीका का करियर हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं। पहले जो है वो क्वेश्चन इस चीज पे नहीं आया करते थे ज्यादा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। अब कई बार एग्जाम्स में देखा गया है कि एक आधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बहुत डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा सा है। गांधी जी के साउथ अफ्रीका में क्या उनका मतलब है, आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1898 में दादा अब्दुल्ला जो है वो उनके क्लाइंट थे, उनके केस को सुलझाने के लिए साउथ अफ्रीका ये गए थे। आप लोगों को वो ट्रेन की घटना के बारे में भी पता होगा कि इन्हें चढ़ने नहीं दिया था और वहाँ जाकर इन्होंने नस्लीय भेदभाव और घनघोर बेस, ठीक है, ह्यूमिलेशन, वो इन्होंने बहुत फेस करी। तो अगर गांधी जी का अफ्रीका का पूरा टाइम पीरियड देखें कि किस तरीके से इन्होंने काम करा वहाँ पे, तो उसको भी हम 2 फेज में देख सकते हैं। पहला फेज था मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज रहा 1894 टू 1906। लिखते चलिएगा इसको। गांधी जी का जो अफ्रीका में संघर्ष था उसके 2 फेजेस हम देखते हैं। पहला फेज है 1894 टू 1906 मॉडरेट फेज। जनरली इस फेज में गांधी जी ने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी अफ्रीका में। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी और ये स्थापना हुई थी 22 मई 1894 को साउथ अफ्रीका में। और एक अखबार शुरू किया, इंडिया ओपिनियन। इससे बहुत क्वेश्चन आता है इस न्यूज़पेपर से कि ये कहाँ, ये अफ्रीका में गांधी जी ने शुरू किया था इंडिया ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। हाँ मत करो। नटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन पे जनरली क्वेश्चन आता है। नटाल इंडियन कांग्रेस ऑलमोस्ट सब जानते हैं, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, सन मत करो उसका। सन से कभी मैंने नहीं देखा सामने, अननेसेसरीली मत करो। दूसरा जो फेज है, दूसरा चरण, उसे हम सत्याग्रह फेज कह सकते हैं या सत्याग्रह चरण कह सकते हैं। 1906 से 1914। और इसको आप एक वर्ड में या एक लाइन में लिखें तो ये अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इनका मेथड था। यानी कि आपको कानूनों को नहीं मानना है लेकिन हिंसा भी नहीं करनी, ठीक। अब इसके तहत हमें देखने को मिलते हैं जो इन्होंने मतलब कौन सी चरणों में इन्होंने सत्याग्रह किया, इस फेज में किन किन कानूनों का इन्होंने विरोध किया। तो पहला था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पंजीकृत सर्टिफिकेट के अगेंस्ट विरोध। पंजीकरण जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके विरोध। देखो 1906 के आसपास, मैं मोटा बता देती हूँ, आप बस 1 2 3 4 करके ये लिख लो। 1906 में जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस रहते थे, विदेशी रहते थे, बहुत तो बुरी हालत में ये रहा करते थे, भारतीय रहते थे। कुछ स्पेसिफिक एरिया ही होता था जहां वो जा सकते हैं। हर जगह पे उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था
और 1906 में जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये था कि जितने भी भारतीय हैं वो कहीं भी जाएंगे उन्हें हमेशा अपने पास एक पर्चा रखना पड़ेगा जिसपे उनके फिंगरप्रिंट्स के और उनके बारे में डिटेल लिखी हुई, मतलब बिना उस पर्चे के आप कहीं नहीं जा सकते। समझ लो आज का प्रेजेंट आधार कार्ड, पर आधार कार्ड सबके लिए, पहचान के लिए, वो बहुत ही डेरोगेटरी था। लोगों को वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि लोगों के आत्मसम्मान, उनकी डिग्निटी को हानि पहुंचाने वाला है कि आपको हर वक्त पे अपना पंजीकरण जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने पास रखना पड़ेगा। आप कहाँ काम कर रहे हो, क्यों इधर आए हो, हर जगह तो जा भी नहीं सकते। तो ओपनली इन सर्टिफिकेट्स को जला दिया गया गांधी जी ने और इनके साथ जो लोगों ने, इन्होंने बोला कि हम इस कानून को मानने को तैयार नहीं है, आप जो करना चाहें वो हमारे साथ कर सकते हैं। और ओपनली बिना पंजीकृत सर्टिफिकेट के पासिस के पास, आप इसको सिंपली बोलिए, पासिस के लोग इधर उधर गए, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा प्रकार हुआ। दूसरा हमको देखा जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, भारतीयों के प्रवास पर प्रतिबंध। इंडियन जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे, उनको ये बोला गया कि आप पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ही नहीं कर सकते, आप कहीं आज़ादी से आ जा नहीं सकते। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 9 बजे के बाद उनका बाहर निकलना ही अलाउड नहीं। तो इसका विरोध करा जब ये बोला गया कि आप कहीं बाहर आ जा ही नहीं सकते। दूसरा, जो मजदूर थे उनके ऊपर 3 पाउंड का, कहीं भी आप जाओगे आओगे तो 3 पाउंड का पोल टैक्स या चूंगी कर लगाया जाएगा। और ये कुछ पैसे, मतलब ऐसा समझ लो कि कोई अठन्नी कमाता है और उसको बोला तुम 4 रुपए का तुम्हारे ऊपर कर लगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कहीं, आपको जहाँ जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी शादियां जो ईसाई धर्म के हिसाब से नहीं हुई और जिन शादियों को रजिस्टर नहीं करवाया गया, बोला कि वो शादी का जो सारी शादियां हैं वो अमान्य है, वो इलीगल है, उनसे जो संतान हुई है वो इलीगल है। तो किसी भी महिला के लिए ये बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही कहते हैं ना डिसरिस्पेक्टफुल बात।